नमस्कार, स्वागत है आपका आपका शहर आपकी खबर में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि आखिर नगरोदय कार्यक्रम पर सियासत क्यों। दूसरी खबर में बात करेंगे कि क्या बंगाल चुनाव के चलते प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव टल सकते हैं। तीसरी खबर खकनार से है, जहां मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। चौथी खबर में बात होगी पटवानी की, जहां अंजार नाका स्थित कृषि बीज कंपनी में भिंडी बीज का बिल लेने को लेकर प्रबंधन और किसानों के बीच विवाद हो गया। वहीं पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे कोरोना की। तो सबसे पहले बात नगरीय निकाय चुनाव की। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को नगरोदय कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 407 शहरों के लिए 70,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट की घोषणा की। भोपाल में अगले 5 साल में 1600 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। उन्होंने शहरों को 3,112 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन भी किया। सीएम ने भाषण के अंत में जिस तरह शहरों के विकास के लिए आम लोगों से सहयोग का आह्वान किया है, वह बिल्कुल वोट मांगने के अंदाज में था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह के भाषण भी चुनावी थे। मंच पर स्थानीय भाजपा नेताओं का जमघट लगा था। माना जा रहा है कि अब 1-2 दिन में निकाय चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इसी बीच नगरोदय कार्यक्रम पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की आहट को देखते हुए शिवराज जी मिशन नगरोदय के नाम पर एक बार फिर झूठे नारियल फोड़ने निकल पड़े हैं। वे हर चुनाव के पूर्व झूठे नारियल फोड़ने में माहिर हैं। कमलनाथ ने कहा कि सरकार चुनावी मोड में आ चुकी है। गुमराह करने वाली झूठी घोषणाएं, शिलान्यास, भूमि पूजन, करोड़ों की राशि के झूठे आंकड़े परोसकर जनता को भ्रमित करने का खेल फिर से शुरू हो गया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव पास में है, उससे पहले राजनीति एक बार फिर गर्मा रही, काफी दिनों से हम देख रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने तमाम घोषणाएं की, कांग्रेस ने एक बार फिर वही जो पहले बोल बोले थे, एक बार फिर वही बोल कांग्रेस के सुनाई पड़ रहे हैं कि शिवराज जी जहां पे भी जाते हैं नारियल लेके चलते हैं और नारियल फोड़ देते हैं। एक बार फिर वही शब्द कांग्रेस की तरफ से कहे जा रहे हैं। पूनम, ये सियासत के रंग है। सियासत के रंग कभी बदलते नहीं है, केवल शब्दों का जो चयन होता है वो बदल जाता है। हमेशा सत्ता पक्ष का विपक्ष विरोध ही करता है। रही बात नगरोदय कार्यक्रम की, नगरोदय कार्यक्रम में 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की जो सौगात है प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दी गई जो बजट राशि थी वो स्थानांतरित की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वो क्या मध्य प्रदेश का विजन उनके मन में है। आने वाले 3 से 4 साल में 70,000 करोड़ रुपए की राशि शहरों के विकास पर खर्च की जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किस मद से किस काम के लिए राशि खर्च होगी। इसके साथ ही जिस तरीके से अवैध कॉलोनियां लगातार मध्य प्रदेश की धरती पर पनप रही है, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में अवैध कॉलोनियां पनपी है, तो उन्होंने कहा कि पुरानी जो अवैध कॉलोनियां थी उन्हें कोर्ट के निर्देशानुसार वैध किया जाएगा, लेकिन अब अगर कोई कॉलोनी है, अगर वो बनती है तो उस पर कलेक्टर और कमिश्नर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी दी। ये नगरोदय कार्यक्रम था। नगरोदय कार्यक्रम में पीएम आवास के तहत पहली और दूसरी राशि जारी की गई, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत राशि जारी की गई। हालांकि कमलनाथ ने जरूर ट्वीट किया। कमलनाथ ने कहा कि एक बार फिर से शिवराज जी नारियल लेकर फोड़ने चल पड़े हैं, तो 15 महीने कमलनाथ की भी सरकार थी, वो भी नारियल फोड़ने काम कर सकते थे, विकास कार्य का काम कर सकते थे, लेकिन शायद उनके द्वारा काम नहीं किए गए। यही कारण है कि उपचुनाव में जो परिणाम हमें देखने को मिले उसमें ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली, ना कि कांग्रेस को। तो ये अब आरोप प्रत्यारोप है और चलते रहेंगे। चूंकि नगर सरकार के चुनाव भी होने, नगरीय निकाय चुनाव होने, तो हर सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके पक्ष में। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी भी यही चाहती है कि इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिले। शायद इसको लेकर हो सकता है कि सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सरकारें हैं, सरकारों का काम ही होता है इस तरह की बात करना, वहीं विपक्ष का काम ही होता है आरोप प्रत्यारोप लगाना। जी बिल्कुल वैभव जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, शुरू से ही देख रहे हैं, लेकिन जनता है, जनता को जरूर विकास की सौगात मिलती जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव इससे पहले जनता को जरूर काफी फायदा हो रहा है, लेकिन अब हाँ बिल्कुल, जब विकास कार्य होते हैं, राशि हस्तांतरित होती है, तो माना कि भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार के बाद भी अगर 20 से 30% भी काम होता है तो कहीं ना कहीं विकास आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत
ये राशि जारी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खुले में जो मानव मल होता है उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जो नदी नाले हैं उसमें खराब पानी ना मिले इसकी भी पूरी कोशिश की जाएगी। तो सरकार के द्वारा कोशिशें की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उनका विकास का विजन क्या है। इस पूरे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी सरकार के द्वारा क्या काम अब तक किए जा चुके हैं और क्या काम उनकी सरकार को अब करने हैं। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि गरीबों को हम परेशान नहीं होने देंगे। आने वाले 3 साल में प्रत्येक गरीब के पास घर हो, जमीन का पट्टा हो या फिर फ्लैट हो, उसकी कोशिश हमारे द्वारा की जा रही। क्योंकि जो प्रकृति प्रदत्त जो शक्तियां होती हैं जैसे जल और पानी, इस पर सभी का समान रूप से अधिकार है, किसी का एकाधिकार नहीं है। तो कोशिश की जा रही सरकार के द्वारा कि सभी गरीबों को समान रूप से हक मिले और उनको उनके घर के ऊपर उनके सिर के ऊपर छत हो, पूरी कोशिश की जाएगी। जी, शुक्रिया बाबू जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल अब जो है नगरीय निकाय चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है और इससे पहले राजनीति एक बार फिर गर्माती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जनता को जरूर काफी सौगातें सीएम की तरफ से मिल रही हैं और आने वाले वक्त में भी देखेंगे इस तरह की कई सौगातें जो है मिलेंगी जनता को जरूर फायदा हो रहा है। राजनीति है, राजनीति पहले भी थी, अब भी है और आगे भी चलती रहेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है तेज होता जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले भी, कांग्रेस हर समय सवाल उठाती है और तमाम जो है अच्छे कामों में भी कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं बुराई जरूर लेकर आ जाती है। और एक बार फिर कांग्रेस की तरफ से यही रवैया देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कमलनाथ ने एक बार फिर कहा है कि शिवराज जी तो नारियल लेके चलते हैं और जहां मौका मिलता है वहां जाके फोड़ देते हैं। वो नारियल फूट रहा है लेकिन जनता के लिए अच्छा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चलते सरकार इसे 3-4 माह तक टाल सकती है। वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बंगाल चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। दोनों दिग्गज नेताओं के अलावा बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता चुनाव के दौरान बंगाल में कैंप करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बंगाल चुनाव में शिवराज सिंह के अलावा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत अन्य नेता बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में कैंप करेंगे। इसी तरह कांग्रेस हाईकमान ने कमलनाथ के अलावा प्रदेश के कई नेताओं को बंगाल चुनाव में जिम्मेदारी दी है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां नगरीय निकाय चुनाव टालने के लिए सहमत हैं। बंगाल में चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में होने हैं। ऐसे में दोनों दलों के नेता बजट सत्र समाप्त होने के बाद बंगाल में कैंप करेंगे। एक तरफ बंगाल के चुनाव खत्म होंगे तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू की जाएंगी, जो 30 अप्रैल से 18 मई तक होंगी। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि परीक्षाओं के दौरान चुनाव नहीं कराए जाएंगे। यही वजह है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। तब कहा गया था कि पंचायत चुनाव अप्रैल में करा लिए जाएं, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव को मई के बाद कराए जाएं। इसके लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को आधार बताया गया था। इस पर आयुक्त ने कहा था कि आयोग नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में कोई एक चुनाव अप्रैल में कराए जाएंगे। अगर सरकार पंचायतों से संबंधित शेष कार्यवाही को अगले 15 दिन में पूरा कर दे तो अप्रैल में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन अब जो टालने की बात कही जा रही, क्या लगता है टल जाएंगे ये चुनाव? देखिए, 2 चीजें पूनम की, चुनाव टाले ना भी जाए तो ये हो सकता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है उसको पंचायत के चुनाव पहले करा लिए जाए, नगरीय निकाय के चुनाव उसमें बाद में कराए जाए। इसके पीछे कारण यही है कि राजनीतिक दलों की, खासतौर से बीजेपी की तैयारी पूरी नहीं है। उनके पास पिछली बार 16 के 16 महापौर थे और इस प्रदर्शन को उनको दोहराना एक बड़ी चुनौती है। दूसरी एक बात, जैसा आपने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव है तो बीजेपी के तमाम बड़े लीडर वहां पर चुनावी ड्यूटी में है। और तीसरा, चाहकर भी राजनीतिक दलीय चुनाव आयोग इस चुनाव को इसलिए नहीं टाल सकता पूरे सिरे से क्योंकि हाईकोर्ट के साफ तौर पर निर्देश है कि चुनाव तय समय पर कराए जाए। वो पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को सूची भेज दी और उनकी आपत्तियां, सहमतियां 15 मार्च तक देने को कहा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि चुनाव, त्रिस्तरीय जो चुनाव है उसमें पंचायत, जो ग्रामीण इलाकों पंचायतों के चुनाव है वो पहले करा लिए जाएंगे और नगरीय निकाय के चुनाव थोड़े विलंब से कराए जा सकते हैं। पूनम
जी मनोज जी, जिस तरीके से जो है अगर ये चुनाव टलते हैं कुछ समय बाद में होते हैं तो फिर क्या लगता है अभी जिस तरीके से जो है शिवराज सरकार की तरफ से तमाम जो योजनाओं की सौगात, विकास की सौगात दी जा रही, कांग्रेस को भी सवाल उठाने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है शिवराज जी जो है जहां पे भी जाते हैं नारियल लेके चलते हैं, नारियल फोड़ देते हैं मौका मिलते ही। तो आगे आने वाले समय में जो है शिवराज सरकार को भी मौका मिलेगा जनता के बीच और जब तक पहुंच पकड़ बना लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की देखी जाए, दोनों ही पार्टियां जो है सहमत हैं चुनाव टालने पर, तो कांग्रेस भी क्या इतने बीच में अपनी मजबूती जनता के बीच दिखा पाएगी? सहमत भले हो, लेकिन कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि वो ये दिखाना चाहे कि वो सहमत है, क्योंकि इससे ऐसा लगेगा कि शायद उनकी तैयारियां पूरी नहीं। जहाँ तक चुनाव टालने की और आरोप लगाने की बात है, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है। तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो कोरोना काल में जब लोग घरों में सुनते हुए थे तब भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और तमाम माध्यमों से जनता के सीधे टच में रहते थे, उनको सौगातों का सिलसिला देने का जो उन्होंने जारी रखा हुआ था। तो ऐसे में चुनौती कांग्रेस के सामने बढ़ी है, क्योंकि पहले उनकी सरकार गई, उपचुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और सरकार उनकी नहीं बन पाई जैसा कि वो दावा कर रहे थे। और अब जबकि दिल्ली में कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह मची हुई है, ऐसे में कई नेताओं की नजर कमलनाथ की कुर्सी पर भी, और उनमें से बड़ा ग्रुप चाहता है कि कमलनाथ दो में से एक पद छोड़ दे। तो अगर नगरीय निकाय चुनाव में भी कमलनाथ का परफॉर्मेंस, कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो ये दबाव कमलनाथ को और बढ़ जाएगा। तो यही कारण है कि वो भी अंदर खाने चाहती कांग्रेस भी, खासतौर से जो कमलनाथ समर्थक है, कि ये चुनाव टल जाए। लेकिन वो जाहिरा तौर पर इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ना चाहते और ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम तो चुनाव मैदान में जाने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी इन चुनावों को टालने का प्रयास कर रही है। जी मनोज जी, साथ ही अब इधर के चुनाव की बात हो गई, बंगाल चुनाव की थोड़ी सी बात की जाए तो बंगाल के चुनाव को लेकर भी आला हाईकमान का जो है पूरा फोकस मध्य प्रदेश के नेताओं पर है। मध्य प्रदेश के नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है, सभी एक एक करके सभी को। और कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस में भी यही है, जो मध्य प्रदेश के नेताओं पर विश्वास जताया जा रहा है। देखिए, दो चीजें पूनम, बीजेपी की बात करें पहले तो कैलाश विजयवर्गीय लगभग 3-4 साल से ज्यादा का समय है, उनको पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया हुआ है। और जिस बीजेपी ने विधानसभा में 3 सीटें जीती थी, उसने लोकसभा में 18 सीटें जीती। और अभी जो सर्वे आ रहे हैं वो नेक टू नेक फाइट बता रहे हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी की तैयारी कितनी पुख्ता है। नरोत्तम मिश्रा दूसरे मंत्री हैं जिनको इस जिम्मेदारी सौंपी गई है, विश्वास सारंग है, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया हैं। ऐसे बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रहलाद पटेल, उनको भी अलग अलग पॉकेट्स में जिम्मेदारी सौंपी गई है। अलग अलग विधानसभा की सीटें उनकी जिम्मे दी गई है। इन सीटों पर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर प्रचार कर चुके, स्टार प्रचारकों की सूची में उनका भी नाम है। बात करें कांग्रेस की तो कमलनाथ का कनेक्शन सीधे सीधे पश्चिम बंगाल से माना जाता है, लेकिन स्टार प्रचारकों के तौर पर उनका नाम इस सूची में है। जो 5 राज्यों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, 9वें नंबर पर कमलनाथ का नाम इस सूची में है। लेकिन कमलनाथ वहां कितना समय दे पाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए, शुक्रिया मनोज सर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव होने, तो वहीं बंगाल में भी जो है चुनाव होने, 8 चरणों में चुनाव होगा। और अहम जिम्मेदारी यहाँ के नेताओं को जो है दी गई है, चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए। तो तमाम जो है दिग्गज अब बंगाल, पश्चिम बंगाल में कैंप करते हुए नजर आएंगे। इसके कारण जो है नगरीय निकाय चुनाव को टालने की यहाँ दोनों ही पार्टियों के बीच सहमति है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अप्रैल में चुनाव कराने की कह रहा है और बाद में जो है कुछ 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी होनी है, उसके बाद जो है पंचायत चुनाव बाद में कराने की बात कही जा रही है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सरकार मजदूरों के लिए तमाम योजनाएं बना रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। रोज ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें मजदूरों से काम तो करा लिया जाता है, लेकिन मजदूरी नहीं दी जाती है, जिसके लिए मजदूर अधिकारियों के चक्कर काटते रहते हैं। ताजा मामला खकनार जनपद पंचायत से सामने आया, जहां ताजनापुर ग्राम पंचायत में करीब 10 मजदूरों से 13 दिन तक मजदूरी करवाई, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया, जिससे परेशान मजदूर ग्राम पंचायत और जिम्मेदार अफसरों से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। दरअसल तत्कालीन सचिव प्रेम सिंह ने मजदूरों से बलवाड़ा की नदी, बांद्रा नाले और शमशान घाट के पास बने डैम पर बोरी बंधान करवाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद सीसी रोड में अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन सचिव प्रेम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। फिर 1 मार्च से नए सचिव ममराज पवार ने पदभार संभाला।
तो उन्होंने यह कहकर मजदूरी देने से इनकार कर दिया कि इस बार बोरी बंधान करने का शासन का कोई आदेश ही नहीं था। अब ऐसे में मजदूर अपनी मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ग्राम पंचायत ताजनापुर द्वारा हमारे से काम करवाया गया था बोरी बंधान का 4 महीने पूर्व। उनकी राशि हमको अभी तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है राशि? सचिव बोलते हैं भैया मैं करवा दूंगा ऐसे करते करते 2-1 महीने निकाल दिए, फिर वो सस्पेंड हो गए। जो हमारे प्रेम भाई थे वो सस्पेंड हो चुके। उनके बाद में एक नया सचिव आया है, वो बोलता है कि भाई ये राशि मेरे द्वारा काम नहीं किया गया, मैं क्यों राशि दूं। पुराना वाला बोलता है कि मैं सस्पेंड हो चुका हूँ। और भी अधिकारी से बात करते हुए बोलते भाई हमको थोड़ी मालूम है कि तुमने काम किया है कि नहीं किया है। 4 महीने हो चुके हैं, आज तक हमको पेमेंट नहीं मिला इसको। 10 लोग हैं, 10 दिन काम करे। हमने 3 डैम बनाया, हमने एक बांद्रा नाला में बनाया, बलवाड़े के पुल पे एक बनवाया और बलवाड़े के शमशान घाट पे एक बनवाया। 3 पुल बनवाया हमने। मैं बोरी बंधन का काम करा था दिसंबर महीने में 16 तारीख को। तभी तक के 4 महीने हो चुके हैं, हमारे पैसे मिल नहीं पा रहे। सचिव बोलता हाँ डाल दूंगा, दे नहीं रहा है। हम बार बार जा रहे हैं तो बोलता कि भाई सचिव सस्पेंड हो गया है, तो हम कहाँ से पैसे देंगे बोल रहा हूँ। हमारे कम से कम हमने 15 दिन काम किया। 10 लोग हैं हम, 10 लोग हैं। कम से कम हमारा 50,000 रुपये पेमेंट हो रहा है, अभी तक मिला नहीं। हम क्या करेंगे, हम अभी लाचार हो गए हैं। हम तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा हमारे को, आगे चल के शिकायत करेंगे हम। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, जिस तरीके से सरकार जो है मजदूरों के लिए तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन यह अधिकारियों की मिलीभगत जो है, अधिकारियों की मिलीभगत से मजदूर 4 महीने से परेशान हो रहे हैं और फिर भी इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जी पूनम जी, बताना चाहूंगा कि ये मामला पूरा हकना जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत ताजनापुर है, ताजनापुर का है, जो 4 महीने पहले 3 डैम पर बोरी बंधन करवाया गया था। इसमें 10 मजदूर है और 13 दिन तक इनसे काम करवाया गया था, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण मजदूर बहुत ज्यादा परेशान। इसको लेकर उन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर जिम्मेदार अफसर को और सीएम हेल्पलाइन पर उसने शिकायत की, लेकिन उनकी आज तक राशि नहीं दी गई है। उसमें बहुत बड़ी लापरवाही सामने है। जी किशोर, जिस तरीके से आपने बताया कि शिकायत कर चुके हैं, तमाम जो है अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं, क्या आश्वासन दिया जाता है अधिकारियों की तरफ से? और कहाँ क्या किसी क्षेत्रीय विधायक के पास या फिर जो है कलेक्टर के पास ये लोग अपनी गुहार लेके पहुंचे हैं, उनकी तरफ से कुछ जवाब इनको दिया गया? जी पूनम जी, मजदूर लगभग 2 महीने से या पंचायत के चक्कर लगा रहे थे। सरपंच के पास जाते हैं, सचिव के पास जाते हैं, लेकिन पुराने सचिव सस्पेंड हो गए। इसलिए नया सचिव बोलता है कि पुराने सचिव ने काम करवाया था, तो नई योजना में काम हुई थी, तो मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा परेशान है। आप ये कलेक्टर कार्यालय पे भी जाकर धरना देने की जो बात कर रहे हैं मजदूर की, हमारी राशि जल्दी नहीं मिली तो हमको ऐसे ही कदम उठाना पड़ेगा। अब इन्होंने बोला कि हमसे गलती क्या हुई है, हमने लगभग 13 दिन काम किया, सचिव के कहने पर काम किया, तो हमको अभी तक मजदूरी क्यों नहीं दी जा रही, जब तक 4 महीने बीत चुके हैं। जी, अगर अधिकारियों की मिलीभगत की बात की जाए किशोर, तो कौन कौन से अधिकारी इस मिलीभगत में शामिल है? क्योंकि इतने 4 महीने हो गए, 4 महीने बाद भी मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है। जी, इसमें मिलीभगत ही कहा जाएगा, क्योंकि देखो जब जनपद सेवक के पास जब शिकायत जाती है, जब मजदूर जाते हैं तो वो बोलते हैं कि सचिव से बात करेंगे। सचिव के पास जाते हैं तो हम बोलेंगे कि पूर्व सचिव ने काम करवाया था। तो इसमें मिलीभगत ही कहा जाता है, क्योंकि अधिकारों का अंकुश नहीं है सचिव जितने भी उसके नीचे जो पदाधिकारी है। और मेन कहने की बात है कि जो मजदूर थे उन्होंने कहा कि 4 महीने तक हमारी जो राशि है लगभग 30,000 रुपए है। 30,000 रुपए जो आज कम वर्ग के जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात रहती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, इनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। जी, शुक्रिया किशोर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है एक तरफ जहां सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, तमाम विकास की जो है ग्रामीण विकास की तमाम योजनाएं चलाई जा रही, मजदूरों को मजदूरी के लिए भी रखा जा रहा है, लेकिन उनसे काम तो करवा लिया जाता है, लेकिन 4-4 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी उनको मजदूरी उनकी नहीं दी जाती। अधिकारी जो है मिलीभगत करके सरकार की योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं और सुनवाई मजदूरों की कहीं नहीं हो रही। तमाम शिकायतें कर चुके हैं, उसके बाद भी जो है मजदूरों की सुनवाई नहीं हो रही। ऐसा लच्चर रवैया, उसके बाद भी अधिकारी जो है ऐसी लापरवाहियां लगातार कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते और मजदूर जो है लगातार परेशान होते रहते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। बड़वानी के अंजर नाका स्थित कृषि बीज कंपनी में भिंडी बीज का बिल लेने को लेकर प्रबंधन और किसानों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट की नौबत आ गई। विवाद और हाथापाई की पूरी घटना
सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किसान और कंपनी के कर्मचारियों के बीच बहसबाजी हो रही है। दरअसल सजवानी के किसानों ने 6 माह पहले ग्रामोफोन कंपनी से भिंडी के बीज खरीदे थे, जिसका बिल लेने किसान कंपनी के अंजर रोड स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां उनका कर्मचारियों से विवाद हो गया। वहीं कंपनी प्रबंधन ने कर्मचारियों से मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायत कोतवाली थाना बड़वानी में की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रामोफोन कंपनी के ग्रामोदय सेंटर बड़वानी में आकर के यहाँ पर अभद्र व्यवहार किया है, मारपीट हुई है और बहुत ही निंदनीय तरीके से लोगों ने यहाँ के ग्रामोफोन कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ में जोर जबरदस्ती करी है, गाली गलौज करी है, डराया धमकाया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, जिस तरीके से भिंडी बीज का बिल लेने को लेकर कंपनी प्रबंधन और किसानों के बीच विवाद हुआ, विवाद यहां तक बढ़ा कि मारपीट हो गई, क्या कुछ पूरा मामला विस्तार से बताएं। सोनम, ये अंजर नाका पर ग्रामोफोन कंपनी है। ये सर्विस प्रोवाइडर एक्चुअली कंपनी है जो मल्टीनेशनल और नेशनल बीज कंपनियां हैं, उनका प्रोडक्ट ऑनलाइन बुलाती है और उसके बाद किसानों को सप्लाई करती है। तो उनका कहना ऐसा है कि किसान चूंकि उस कंपनी का बीज खराब निकल गया था, कोई सिंघम कंपनी का बीज था, तो उसका बिल लेने के लिए वो आए थे और कंपनी का ऐसा दावा है कि वो उसी समय उन्होंने बिल किसानों को प्रोवाइड कर दिया था। इसी बात को लेकर गहमा गहमी हो गई और करीब उनका कहना है कि 6 महीने पहले ही हम बिल दे चुके हैं और दोबारा से किसान बिल की मांग कर रहे हैं और किसानों का ये कहना था कि हमको बिल नहीं दिया गया, आप हमें बिल दीजिए। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और गहमा गहमी के साथ में हाथापाई तक की नौबत आ गई। पूरा मामला है कोतवाली थाने तक पहुंचा और हाल फिलहाल दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है। सोनम जी, शुक्रिया रुपेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है भिंडी बीज के बिल को लेकर कंपनी प्रबंधन और किसानों के बीच विवाद हुआ, विवाद बढ़ गया, मारपीट तक पहुंचा और ये पूरा मामला अब थाने पहुंच चुका है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैलना शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में 603 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 2 माह पहले यानी 10 जनवरी को 620 केस मिले थे। इसके बाद कोरोना की रफ्तार लगातार धीमी हो रही थी, लेकिन मार्च माह में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा केस इंदौर और भोपाल में मिल रहे हैं। 2021 में सबसे ज्यादा केस एक दिन में 11 मार्च को इंदौर में 219 और भोपाल में 138 केस मिले। वहीं 31 दिसंबर को इंदौर में 219 और भोपाल में 147 लोग पॉजिटिव आए थे। हालांकि 10 जनवरी को भोपाल में 169 केस मिले थे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पॉजिटिविटी रेट 4% हो गया है, जो अच्छे संकेत नहीं है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में इंदौर और छिंदवाड़ा में एक मरीज की मौत भी हुई है। कोरोना के आंकड़े देखें तो एक्टिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। इनकी संख्या मात्र 17 दिन में 2 गुना हो गई है। मध्य प्रदेश में 23 फरवरी को एक्टिव केस 2151 थे, जो 11 मार्च को बढ़कर 4335 हो गए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 2906 एक्टिव केस हैं। इसके बाद भोपाल में ये संख्या 1990 है। कोरोना केस बढ़ने के चलते विधानसभा ने फैसला लिया है कि बजट सत्र के दौरान अब सभी दीर्घाओं में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही विधायकों को अब उनको अपने साथ एक व्यक्ति को ही विधानसभा में लाने की अनुमति होगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि सभी विधायक कोरोना का टेस्ट कराएं। बता दें कि कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधो और निलय डागा कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बजट सत्र की बैठकें 15 मार्च से फिर से शुरू हो रही हैं। वहीं इंदौर और भोपाल में जिस तरह से कोरोना केस बढ़ रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि दोनों शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय सरकार जल्द ही लेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसके संकेत कोरोना की समीक्षा बैठक में दिए थे। उन्होंने कहा कि यदि लोगों ने सतर्कता नहीं बरती तो नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लेना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे न्यूज हेड रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बार फिर जो है कोरोना के केस में बहुत तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। कह सकते हैं कि जो है वैक्सीन आई है, लोगों में डर खत्म हो गया है कोरोना को लेकर, इस कारण से जो है कोरोना
के केस बढ़ रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए नेताओं की भी, तो अब जो है नेता भी फिर से एक बार संक्रमित हो गए हैं। 2 नेता विजय लक्ष्मी साधो ने डागा, 2 जो है नेता संक्रमित हुए हैं। कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र अब क्या चलेगा यथावत, या फिर इसकी कार्यवाही रोक दी जाएगी? अब देखिए पूनम, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये लोगों के बीच जागरूकता के अभाव का मामला नहीं है, बल्कि अभी एक तरीके का क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है, आपराधिक लापरवाही का मामला होता चला जा रहा है। लोग खुद लापरवाह बने हुए सारी सिचुएशन को देखने के बाद में, और उसके चलते वो खुद तो इसकी चपेट में आ ही रहे हैं, लोगों के लिए भी और खतरा पैदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश देश को 22 राज्यों में आ गया है, यहाँ कोरोना के एक्टिव केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़े, और पिछले 24 घंटे की स्थिति है कि यहाँ पर 4,335 एक्टिव केस हो चुके हैं, और अब तक 3,883 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इतने बड़े आंकड़ों के बावजूद जिस तरीके का लोग लापरवाही बरत रहे हैं, आज अखबार दिखा रहे हैं कि चाहे कांग्रेस के नेताओं, चाहे बीजेपी के नेताओं, चाहे हमने पहले देखा था बीएसपी विधायक रामबाई ने कहा था कि मास्क नहीं पहनेंगे, भले ही उन्हें इसके लिए फाइन क्यों ना देना पड़ जाए। आप अभी 2 विधायकों की बात कर रही थी, जो एक और विधायक देवेंद्र वर्मा भी कोरोना से आज ही इन्फेक्टेड पाए गए। कुल मिला के स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती चली जा रही है। तो विधानसभा में जो भी एहतियात बरती जा रही है बहुत जरूरी है, बल्कि हर फील्ड में मतलब हर एक क्षेत्र में इस तरीके की एहतियात बरतने की बहुत सख्त जरूरत हो गई है, क्योंकि शनिवार को देश में कोविड के 24,882 नए केसेस सामने आए, और इस साल का ये एक दिन में केसेस सामने आने का सबसे बड़ा फिगर है। भोपाल में भी स्थिति आई है, तो इसके चलते बहुत ज्यादा एहतियाती इंतजाम बरतने की जरूरत है। और नाइट कर्फ्यू के साथ साथ सरकार को इस दिशा में भी सख्ती बरतनी पड़ेगी कि जो लोग कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनके चलते इस बीमारी को और बढ़ जाने का अंदेशा हो गया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि एक ऐसा मैसेज जाए जिसमें समझ में आ सके कि अब कोरोना को फैलाने या इसके लिए लापरवाही बरतने वालों के भी बहुत ज्यादा सख्ती हुई। उसके बगैर और कोई सूरत नजर नहीं आती कि इस बीमारी को कंट्रोल में किया जा सके। पूनम जी, रत्नाकर सर, जिस तरीके से आपने अभी रामबाई का जिक्र किया, और भी नेताओं के हमने सुने थे बयान, कहीं ना कहीं इसका ये भी जनता को मैसेज यही जा रहा है कि जब नेता खुद पालन नहीं कर रहे हैं तमाम कोरोना गाइडलाइन जो है, तो जनता में भी अब कहीं ना कहीं वो लापरवाही इसलिए भी देखी जा सकती है। जब नेता खुद ही ऐसा उदाहरण पेश करेंगे तो आम जनता तो और ज्यादा लापरवाही करेगी। इसके लिए जरूरत है नेताओं को भी खुद भी जो कोरोना के जितने भी नियम है, नॉर्म्स है, उनको फॉलो करना होगा। रूप से ये तो पूरी की पूरी चेन है, क्या आम आदमी, क्या नेता, क्या वीवीआईपी, सारे के सारे लोगों को ध्यान रखना होगा कि कोरोना से बचाव का इकलौता उपाय ये है कि इसके प्रति सतर्कता बची जाए। लेकिन एक माइंडसेट इस किस्म का हो गया। पूनम, आप देखिए कि जिस देश में हेलमेट लगाने के लिए, हेलमेट सरकार की जान नहीं बचाता, हेलमेट लोगों की जान बचाता है, वो लगाने के लिए मुहिम चलानी पड़े, लोगों को अपील करनी पड़े, उन्हें जुर्माने का डर दिखाना पड़े, सीट बेल्ट लगाने के लिए इस तरीके की चीजें करना पड़े, तो वहां पर कोरोना को लेकर भी जो लापरवाही है, बहुत ही विचित्र स्थिति है कि लोग मास्क लगाने को, पब्लिकली मास्क लगाने में कई लोग झिझकते हैं, उनको लगता है कि कोई उनकी आंखी ना हो रहा है। तो जब इस तरीके का माइंडसेट रहेगा, जब ये रहेगा कि हमें नहीं हो सकता, बाकी दुनिया को भले कोरोना हो जाए, तब देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कलेक्टर जो कोरोना की दोनों जो वैक्सीन की दोनों डोज हो चुका है, उन तक को कोरोना हो गया है। इतनी खराब स्थिति है, आए दिन नए नए किस्म के स्ट्रेन सामने आने की बात आ रही है। आए दिन स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं वायरस के बावजूद उसके एक माइंडसेट बना हुआ है, जो कि बहुत ही दुखद स्थिति है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में ये देखने को मिल रहा है। उसके चलते नेता, अभिनेता, जितने भी वीवीआईपी हैं, उनसे लेकर आम आदमी तक को खुद को रोल मॉडल बनाना होगा कोरोना से बचाव का, कोरोना के खिलाफ संघर्ष का और तमाम एहतियाती इंतजाम करने का, वरना इस स्थिति पर अब कोई भी नियंत्रण नहीं पा सकता है। जी, शुक्रिया रत्नाकर सर इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल जो है लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है, और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर केसों में वृद्धि देखी जा रही, बढ़ोतरी देखी जा रही है। लेकिन
हमें जरूरत है कि हम वक्त रहते संभल जाएं, नहीं तो जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू की बात कही जा रही है, हालांकि अभी नहीं लगाया गया है, लेकिन संकेत दे दिए गए हैं अगर स्थिति नहीं सुधरी तो नाइट कर्फ्यू लगेगा। हम कई जगह अदर राज्यों में भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है पूर्ण लॉकडाउन कहीं कहीं लगा है, कहीं कहीं नाइट कर्फ्यू, तो वो स्थिति मध्य प्रदेश में ना हो और उसी स्थिति को जो है संभालने के लिए बार बार शिवराज सरकार हो, तमाम जो नेता हैं अपील कर रहे हैं। सीएम ने खुद अपील की है कि वक्त रहते संभल जाइए, नहीं तो नाइट कर्फ्यू लगेगा। बार बार संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही निरंतर जारी है और यहाँ लोगों को भी खुद भी जागरूक होना पड़ेगा कि तमाम अपीलों के बाद भी हम नहीं सुधर रहे। हमारी खुद की जिम्मेदारी, क्योंकि हमें खुद की रक्षा करनी है, खुद ही जो है बचना होगा कोरोना से, तो खुद नियमों का सारा पालन कीजिए ताकि नाइट कर्फ्यू की स्थिति ना बने। चलिए फिलहाल आपका शहर आपका खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।